हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो पढ़ाई वढ़ाई सही चल रही, मस्त चले। हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन। और जब हम लोग ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है भाई? ये बहुत सिंपल सी बात कहता है। ये कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely to the square of the distance between them. And it is, एक चीज और बताते हैं, and it is a central force। ये क्या है बच्चों? सेंट्रल फोर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, अब होता क्या है, इनका ये कहना है कि भाई अगर एक बॉडी जिसका कि मास m1 है और एक बॉडी जिसका कि मास बच्चों कितना है? m2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? r। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, और किसी एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे भाई, है ना। दोनों के दोनों इक्वल फोर्सेस लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चाहे बड़ी बॉडी हो और चाहे छोटी बॉडी हो, चाहे किसी का मास ज्यादा हो या किसी का मास कम हो, जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा वही दूसरा पहले वाले के ऊपर फोर्स लगाएगा। एंड दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा दैट इज G लगेगा। G इज m1 m2 बाई r स्क्वायर, G बाई m1 m2 बाई r स्क्वायर, एंड दैट इज द फोर्स। अब जी क्या आ गया भाई? ये नई चीज है, तो जी के बारे में समझते हैं। जी इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हर जगह क्या फाइंड आउट करेगी? सेम फाइंड आउट। चाहे आप अर्थ के केस में देख लो, ठीक है, चाहे आप मून में चले जाओ, चाहे आप सन के केसेस की बात कर लो, चाहे सन और अर्थ के बीच का जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, उसके बारे में बात करो, तो पूरे यूनिवर्स में ये चीज क्या है? वैल्यू कांस्टेंट फाइंड आउट करेंगे। चाहे बहुत छोटे छोटे प्रोटॉन्स के बीच में देख लो या न्यूक्लियस के बीच में देख लो, जो भी मासेस हैं इनके बीच में फोर्सेस जो लग रहे हैं वीक भले हो जाए, लेकिन ये फोर्सेस हमेशा उसके हिसाब से जब जी की वैल्यू कैलकुलेट हुई तो देखा गया कि भाई जी जो है ये कांस्टेंट रहता है। अब जी की वैल्यू कितनी आती है? तो जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और सिंपल सी बात है। तो यहां पे जी की वैल्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल जी जो है ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको आप स्मॉल जी से धोखा ना खाइएगा, ठीक है। स्मॉल जी अलग होता है, वो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कैपिटल जी जो है वो क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्स। क्या भैया ये सेंट्रल फोर्स क्या बला है? ठीक है, ये बार बार आएंगे, है ना। ये सेंट्रल फोर्स का क्या चक्कर होता है? तो होता क्या है कि अगर हमने कहा कि कोई बॉडी है ऐसी और एक बॉडी आपकी ये,
बॉडी में मास जो है कुछ इस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास बच्चों क्या हुआ, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी वन, बॉडी वन, और इसका मास जो हमने कहा है वो m1 का है, और इसका मास हमने कह दिया इसका तो सपोज करते सेंटर पे ही है, इसके सेंटर पे, ठीक है। तो यहां मास कितना है, m2। अब सेंटर वैसे देखा जाए, जो ये स्फीयर टाइप की चीज जो मैंने बनाई है इसका सेंटर ये है, लेकिन सेंटर ऑफ मास बच्चे क्या है, यहां है, ध्यान से देखिएगा। तो अब जो डिस्टेंस आप लोगे वो ये वाली डिस्टेंस को आपको कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, यानी कि ये m1 जो लग रहा है वो कहां लग रहा है, मतलब आपको m1 ये सेंटर ऑफ मास निकालिएगा, और यहां पे जो m1 लग रहा है बच्चों वो कहां लग रहा है, m1 यहां लग रहा है, और m2 जो इस पूरी बॉडी का मास है वो सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होता है, तो वो कहां लग रहा है, वो m2 यहां लग रहा है। एंड नाउ योर डिस्टेंस इज दिस इज करेक्ट। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे डिस्टेंस ले लेता है, सो दिस इज r डैश, ठीक है, ये इनकरेक्ट हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग सेंट्रल फोर्सेस की बात करते हैं तो हमेशा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज, वहां पे सेंटर ऑफ चार्ज निकालना पड़ सकता है इलेक्ट्रोस्टैट में, या फिर सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ सकता है मैकेनिक्स में। तो यहां पे सेंटर ऑफ मास पहले फाइंड आउट करिए। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक है, तो आप सबसे पहले उसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, दूसरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालिए, और उन दोनों सेंटर ऑफ मासेस पे आप मास प्लेस करिए, और फिर उनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। अब डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे ये एक अलग इशू है, ठीक है, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया। अब m1 जो है m2 पे क्या लगाएगा, फोर्स F लगाएगा, और F2 जो है वो भी कितना फोर्स लगाएगा, कैपिटल F लगाएगा, ठीक। ये इस बात से पता चलता है कि भाई यहां पे अगर कोई बॉडी एक m1 है, एक बॉडी m2 है, तो ये दोनों मिल करके बच्चों क्या बना रहे हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम बन ले रहे हैं। अब इसको बच्चों क्या ले सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं, और आइसोलेटेड सिस्टम आप जानते ही हैं जिसका बाहर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब अगर हमने इन दोनों को आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया है, तो ये बॉडी इस पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी F, और M2 जो है M1 पे भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी F। तो ये आपका न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी प्रूफ हो जाता है कि एवरी बॉडी exert an equal and opposite force on another body, ठीक। अगर हम इसको F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कहें, वेक्टर की तरीके से कंसिडरेशन कहें, और इसको कहेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आप ये कह सकते हो इस जगह पे कि F12 वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, और इन दोनों का सम आपका कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब हमने आइसोलेटेड बॉडी ले ली, ध्यान से हमने आइसोलेटेड बॉडी ले ली, इनके बीच में क्या लग रहा है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, ब्यूटी है इनमें क्या लग रहा है, आपस में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। M1 M2 पे जितना फोर्स लग रहा है, M2 M1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो ये तो इक्वल एंड अपोजिट है। तो टोटल क्या हुआ नेट फोर्स इन पे, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां पे जब फोर्स ही 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज आल्सो इक्वल टू 0 आएगा ना। तो यानी कि ये तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो एक्सेलरेट नहीं होगा। अब होगा क्या, ये जरा समझते हैं कि कहानी क्या होगी इसमें, ठीक है। ये बात भी समझ लेते हैं यहां साथ साथ कि भाई आखिरकार क्या होगा। तो हमने आपसे अभी एक ही बात कही है कि M1 बॉडी, M1 मास जो है M2 पे बेटा क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है। M1 M2 पे फोर्स लगा रहा है, हम इस फोर्स को F कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। और ये भी क्या लग रहा है, F लगा रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस भी बच्चों कंसीडरेशन में ले लेते हैं, R ले लेते हैं, तो फोर्स लिख सकते हैं, बहुत आराम से लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन
m1 एंड m2 न्यूटन्स लॉ के हिसाब से वो फोर्स कितना होगा, F इज टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। देखिएगा बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसमें से निकलेंगी, ठीक है। तो हमने आपसे अभी बोला कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। हियर मैंने जो आपको बताया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0, ये चीज हमने बोली, क्लियर। अब हम यहां पे एक बात और कह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा होगा कि जब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है तो क्या m1 और m2 नहीं मूव करेंगे, और अगर मूव करेंगे तो क्या सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ये क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है, आपको दिमाग में आ सकता है भाई बच्चों, है ना। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ m1 देखते हैं क्या कितना आता है। तो फोर्स m1 पे कितना लग रहा है, F लग रहा है, और मास से डिवाइड कर दें m1 का, तो मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 निकल आएगा। तो फोर्स कितना है, G m1 m2 बाई r स्क्वायर, उसमें हमने m1 से डिवाइड किया, सो दैट इज इक्वल टू G m2 बाई r स्क्वायर। क्लियर हो, यानी कि जो एक्सेलरेशन ऑफ m1 है, दिस इज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अनदर बॉडी, यानी कि आपका एक्सेलरेशन आपके हिसाब से नहीं, किसी और बॉडी के हिसाब से आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है इस केस में, ठीक। इसी तरीके से मास ऑफ m2, एक्सेलरेशन ऑफ m2 निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन ऑफ m2 को हम देखते हैं F अपॉन m2 कह सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू G m1 अपॉन r स्क्वायर। अब r तो भाई धीमे धीमे कम भी हो सकता है ना, जैसे जैसे बॉडी पास में आएगी क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है, यानी कि एक्सेलरेशन धीमे धीमे क्या होगा, बढ़ता हो जाएगा। ये बात भी क्लियर हो रही है आपको, भाई दो बॉडीज है यहाँ पे, ठीक, इन पे फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, ठीक। अब बॉडी पास में आ रही है और पास आ गई, हम कहते हैं बॉडी यहाँ यहाँ आ गई, ठीक है। तो भाई F फोर्स थोड़ी लगेगा, तो F डैश लगेगा ना, ठीक है। और F डैश की वैल्यू क्या होगी, F डैश इज ग्रेटर देन F होगा, ऑब्वियस बात है, डिस्टेंस कम हो गई, मासेस तो वही है, और डिस्टेंस कम हो गई, मासेस वही है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, देखते हैं, ठीक है। तो R तो कम हुआ, तो R कम हुआ मास से में, तो अननेचुरल एक्सेलरेशन क्या हुआ, बढ़ गया, बट नेचुरल एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन तब भी चाहे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तब भी हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये सब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इसी चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। अब ये प्रैक्टिकलिटी वाली बात हो जाती है ना, कि भाई ये चीज हम कह रहे हैं कि दोनों ही बॉडी एक दूसरे की तरफ जाती है, लेकिन बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ऐसा तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि ऐसा होता है। कहते हैं सर अगर कोई बच्चा या बंदा 3rd फ्लोर से जंप कर जाए, ठीक, और ये अर्थ है, तो क्या अर्थ हमारी तरफ मूव करती है, तो अर्थ का मास कहां होगा बच्चों, मास ऑफ अर्थ यहां होगा ना, उसके सेंटर पे होगा, और बॉडी यहां से गिर रही है, और सपोज करते हैं डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक, और बंदे का मास जो है, मास ऑफ मैन हमने m ले लेते हैं सिंपल, ठीक, पॉइंट मास कंसीडरेशन में लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बॉडीज में हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि पॉइंट ऑफ मास पे ले लो, पॉइंट ऑफ मास ले लेते हैं सेंटर पे, ठीक, उसका सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे फोर्स जो निकलेगा बिटवीन m एंड me, मास ऑफ अर्थ के बीच में, एंड दिस इज, अगर r है डिस्टेंस, तो फोर्स आप क्या कहोगे, F इज इक्वल टू G m इंटू me अपॉन r स्क्वायर कहोगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन्स एक्सेलरेशन की बात करें बच्चों, तो मैन्स का एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास ऑफ मैन, एंड सो दैट इज इक्वल टू G me अपॉन r स्क्वायर। अब अर्थ के एक्सेलरेशन की बात करते हैं, अर्थ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, एंड दैट इज इक्वल टू Gm बाई r स्क्वायर। अब बच्चे जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि सर हम तो गिर जाते हैं, आप हमारी तरफ नहीं गिरती, वैलिड क्वेश्चन है भाई, लेकिन अब पॉइंट ये है कि भाई यहां पे क्या है, m is very very bigger than
एमई जो है बहुत ज्यादा होता है आपके मास से, ठीक। तो जब एमई बहुत ज्यादा है तो आपका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा ना, और मैन का मास क्या है, बहुत कम है, तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ आपकी तरफ नहीं चलती है, उसका भी एक्सेलरेशन होता है, पर वो विजिबल नहीं होता। वो क्या होता है, विजिबल नहीं होता। और न्यूटन साहब ये कह गए कि अगर आप अपनी फिंगर भी इधर से उधर मूव करते हो, अगर आप अपनी फिंगर भी इधर से इधर मूव करते हो तो क्या होता है, पूरा यूनिवर्स डिस्टर्ब होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने फिंगर इधर से इधर मूव करी तो बट नेचुरल, अगर हम मान लेते हैं मून है, ठीक है, सपोज करते हैं मून है, अब मून की तरफ आपने फिंगर करी, ठीक, तो आपने इधर से इधर करी तो बट नेचुरल आर में चेंज आया ना, फिंगर के पॉइंट से लेकर के मून के सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस वेरी करी, ठीक है, थ्योरेटिकली तो वेरी करी ना, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी में भी करी, न्यूमेरिकली भी करी, पर विजिबल हुआ या नहीं हुआ, उसका रीजन क्या है कि मून जो है उसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इफेक्ट आपको महसूस नहीं करता। अब अगर बाई द वे आपके हाथ में मून के इक्वल मास आ जाए, सपोज करते हैं, तो अब अगर आप यहां से यहां फिंगर मूव करोगे तो क्या होगा, मून को भी मूव होना पड़ेगा और वो दिखेगा आपको, विजिबल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अर्थ एक्सेलरेशन इतना है, ठीक। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा फोर्स हम लोग कैसे निकालें भाई, तो हम ये कहते हैं फोर्स बिटवीन ए यूनिफॉर्मली रॉड एंड पॉइंट मास, और सिंपल सा भाई, फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्मली रॉड एंड पॉइंट मास। हमने एक रॉड बच्चों ले ली और इस रॉड का मास हमने कैपिटल एम ले लिया और इसकी लेंथ हमने कैपिटल एल कंसीडर कर ली, ठीक। अब यहां पे इससे आर डिस्टेंस पे एक मास और रख दिया पी पॉइंट पे, और वो मास कितना है, स्मॉल है, दैट मास इज स्मॉल। अब हमें इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को कंसीडरेशन में लेना पड़ेगा, तो हम कैसे लेंगे, ठीक है। अब देखो पॉइंट क्या है कि ये बॉडी ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये बॉडी ऐसे नहीं रखी है, अगर ऐसे रखी होती तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता, ठीक है, पर ऐसे रखी है, हॉरिजॉन्टली रखी है, तो हमको इसमें सेगमेंट लेना पड़ेगा, और एक नन्ना मुन्ना सा सेगमेंट हम ले लेते हैं, इनफाइनेटली स्मॉल सेगमेंट, और उसकी लेंथ हम कंसीडरेशन में ले रहे हैं dx, और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो x है। तो ये जो dx हमने मास सेगमेंट लिया है, इसका अपना कुछ मास होगा, तो मास ऑफ dx कितना ले लें, dm ले लें, ठीक, डीएम ले लें, मास बहुत छोटा है तो बढ़ने छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इसका मास होगा, यानी बहुत कम होगा, ठीक। इनफाइनेटली स्मॉल नहीं कह सकते, है ना, हो सकता है बहुत भारी भारी, तो इनफाइनेटली स्मॉल कहना बहुत गलत चीज होती है ना, ठीक। तो इनफाइनेटली स्मॉल नहीं बोलते, हाँ ये कहेंगे भाई वो छोटा है तो उसके हिसाब से कंपेरेटिवली वो छोटा मास होगा। तो मास टोटल कितना था, m था इसका, लेंथ कितनी थी, l, तो मास पर यूनिट लेंथ कितना निकला, m/l, और इसकी अपनी जो सेगमेंट की लेंथ है बच्चों कितनी होगी, dx, तो हम ये तो बड़े आराम से निकल आया m/l dx, ठीक। तो हम फोर्स बिटवीन dm एंड m बहुत सिंपल सा निकाल देते हैं, बाद में आगे एलिबोरेट करते रहेंगे, और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, अभी तो मैं आपको हल्का सा करके दिखा रहा हूं, ठीक। तो फोर्स भी हम कह देते हैं भाई, आया है जो भी आया वो एक सेगमेंट की वजह से आया, तो दैट इज नोन एज df, तो df इज इक्वल टू g, आप फार्मूला लगाते हो m1 m2 बाई r स्क्वायर लिखते हो, तो यहां पे क्या लिखोगे, g तो कांस्टेंट है वो तो लिखोगे, ये आपने लिख देना है dm, m2 कितना है m, और यहां पे डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है dx और m के बीच में, दैट इज x, तो इसको लिख लिया x स्क्वायर।
तो ये डीएफ आ गया। अब अगर डीएफ आ गया तो फिर कोई इश्यू ही नहीं बचा, अब तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्या कहना होगा? सो टोटल फोर्स बिटवीन रॉड एंड मास एम। अब तो टोटल फोर्स निकाल सकते हैं। तो करना क्या होता है? इंटीग्रेट कराते हैं, डीएफ करते हैं, डीएफ तो जी कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एक्स तो भैया कांस्टेंट है नहीं, ठीक है। डीएम इंटीग्रल डीएम, चलो उसको भी छोड़ देते हैं, इंटीग्रल डीएम अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। डीएम की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू जी एम, और इंटीग्रल डीएम कितना है बच्चों? एम बाई एल इंटू डीएक्स, तो एम बाई एल इंटू डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? सबको समझ में आ रहा है? मैंने डीएम की वैल्यू बाद में रखी। अब देखिएगा एम भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट, तो हम इसको लिख सकते हैं जी एम एम बाई एल इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। कोई समस्या नहीं, किसी को नहीं दिक्कत हो रही है। अब देखते हैं, इसमें लिमिट लगाते हैं, ठीक है। हम यहां पे से यहां पे जा रहे हैं, ठीक। ये डिस्टेंस कितनी है? हाफ। P से लेके इस एंड A की डिस्टेंस कितनी है? हाफ। तो सबसे पहले लिमिट क्या लगेगी? हाफ, ठीक। दूर कितना जा रहे हैं हम लोग? दैट इज R प्लस एल, क्योंकि ये पूरी यहां से लेके बच्चों यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R प्लस एल। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? R प्लस एल की लिमिट लगेगा। सो दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर -2, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूं, एक्स की पावर -2, ठीक, इंटीग्रल डीएक्स, या लिमिट लगी हुई है अपनी R प्लस एल, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करना, सोचना नहीं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एल, एक्स की पावर -2, ये हुआ एक्स की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, एंड दैट इज आर, और ये क्या हुआ? आर प्लस एल। ये -1 आया, ये एक्स की पावर -1 आया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज इक्वल टू जी एम एम बाई एल, एक माइनस लगा दीजिए यहां पे, बाहर निकाल लीजिएगा, और ये दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एंड दिस इज आर प्लस एल हो जाएगा। एक्स की पावर -1 को 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। -2 प्लस 1, माइनस बाहर निकाल लिया, सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन एल। सबसे पहले अपर लिमिट 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस ऑफ 1 अपॉन आर लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, इसको माइनस को अंदर ले जाए तो जी एम एम अपॉन एल, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन एल, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू आर प्लस एल, ऊपर आ गया आर प्लस एल माइनस आर, तो कितना होगा? एल से एल कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एल। क्लियर? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो ये हमारा फोर्स निकल आया। क्लियर? अब फोर्स जब इस पे निकल आया ना, हम बाकी चीजों की बात कर लेंगे आज, थोड़ा सा हल्का फुल्का, ठीक है। अब हम लोग निकालना है फोर्स बिटवीन यूनिफॉर्म रिंग एंड मास एम। यूनिफॉर्म रिंग और मास एम का कैसे ले लेते हैं, ठीक है। ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, एक्सिस ऑफ रिंग, ये इसको भी समझते हैं, ठीक। थोड़ा सा डायग्राम देखिएगा आप लोग इस बार। ये मैंने रिंग ले ली, इसका बच्चों सेंटर ले लेते हैं, दैट इज सी ले लेते हैं, है ना। रिंग ऐसी इस टाइप से, ठीक, ये ले लेते, और यहां पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं पी, और यहां पे रख देते हैं मास एम। इस पॉइंट पी पे हमें क्या निकालना है, यानी मास एम पे क्या निकालना है? फोर्स लगाना ड्यू टू दिस रिंग, ठीक। अब देखिएगा कब देंगे,
यहां पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्या लेना पड़ेगा, सेगमेंट लेना पड़ेगा, और हम अब इसका मास m ले लेते हैं, रेडियस इज टेकन एज कैपिटल R। हमने रिंग की रेडियस ली है कैपिटल R, और ये जो सेगमेंट है इसकी लेंथ ले ली dl। ठीक, अब इसका जो मास होगा उसको हम लोग बोल देंगे dl। ठीक, और यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिख लेते हैं x। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, इसको हमने ले लिया x। ठीक, यहां पे एक चीज क्लियर है बच्चों, वो क्या क्लियर है कि ये जो मास रखा है और ये जो आपकी रिंग है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक्सप्लेन कर दूं। यहां पे आप रिंग को एज्यूम करो कि दिस इज लाइक दिस, दिस इज लाइक दिस। ये रिंग दिख रही है आपको, सबको दिख रही है। ठीक, और रिंग का सेंटर क्या है, ये सी। थोड़ा समझ लीजिएगा, 3D है थोड़ी सी, है ना। और यहां पे जो मैंने सेगमेंट लिया है बच्चों, वो कितना लिया है, नन्ना मुन्ना सा सेगमेंट लिया है। ठीक, तो मैं एक छोटा सा कहीं पे भी एक सेगमेंट ले लेता हूं। ठीक, और ये सेगमेंट मैंने कह दिया ए बी सेगमेंट। क्लियर। अब रिंग जो अपनी एक्सिस है वो तो ये जो पैन आपको दिखा रहा है ये एक्सिस है, और ये जो डिस्टेंस है देख लिए, ये हमारा ये वाला है दैट्स, जिसको हम कह सकते हैं अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस केस में। ठीक, अब इस केस में देखते हैं इसमें क्या है, कहानी क्या है। तो ये हमारे रिंग की अपनी एक्सिस हो गई, आपकी तरफ जा रही है, ध्यान देखिएगा, ये रिंग की एक्सिस है। हमने इसको और इसको क्या किया, ज्वाइन करा दिया। चलिए मैं अपने हाथ को ज्वाइन करा रहा हूं। ठीक, ये देखिएगा मेरी फिंगर दिख रही है आपको। ठीक, ये देखिए, ये मेरी फिंगर दिख रही है। अब इस फिंगर के साथ आप देखिएगा, बहुत छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, बहुत छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, और मैं अपनी फिंगर यहां लगा रहा हूं। अब आप बताइएगा ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, जो ये लाइन मेरी फिंगर के साथ बना रही है, वो कितना एंगल बना रही है, चाहे मैं ऐसे करूं, चाहे मैं ऐसे करूं, चाहे मैं ऐसे करूं, ये हमेशा कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये हमेशा क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। देख लीजिएगा, फिर से एक बार देखिएगा, ये हमेशा क्या बना रही है, हम इसको बड़ा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। आप बताइएगा ये लाइन के साथ ये लाइन कितना एंगल बन रहा है, 90 ना। इधर से भी देखिएगा ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब ऐसे भी देखिएगा ये कितना बन रहा है, 90। ये कितना बन रहा है, 90। अब ऊपर भी ले जाऊंगा तो कितना बनेगा, 90। इधर से भी क्या होगा, 90। नीचे ले आऊंगा तब भी क्या बनेगा, 90। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अब 90 डिग्री एंगल है, ये बात क्लियर हो गई। ये आ रहा है एक्स है, तो पाइथागोरस लगा के मैं ये डिस्टेंस ले सकता हूं ना, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सेगमेंट है बच्चों, ये एम पे कितना फोर्स लगाएगा, कुछ फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितना होगा, डीएफ हम कह सकते हैं ना, इसी डायरेक्शन में लगाएगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यार इस जो डीएल है इसका तो सेंट्रल मास यही नहीं होगा ना, बात और नहीं पड़ेगा, इसका तो यही पड़ेगा, और ये इसको इस तरफ फोर्स एफ से लगाएगा। अब हम इधर एंगल ले लेते हैं थीटा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ डीएफ लेकर के इसको इंटीग्रेट कर दिया तो मामला बिगड़ गया, है ना। आपको यह भी देखना पड़ता है कि कौन सा कंपोनेंट रहेगा और कौन सा खत्म हो जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट रहेगा और कौन सा खत्म हो जाएगा उसको देखते हैं। सो दैट इज डीएल, हमने ये भी देखना है। ठीक है, और डीएल जो लेंगे वो डायगोनली अपोजिट लेंगे, डायगोनली अपोजिट। अगर आप डीएल यहां ले रहे हो तो यहां लीजिएगा, यहां ले रहे हो तो जस्ट अपोजिट, डायगोनली अपोजिट। ठीक, डीएल सेगमेंट लेंगे तो डीएल सेगमेंट हमने यहां पे भी ले लिया। अब देखते हैं कि यहां वो एम पे कितना फोर्स लगा रहा है बच्चों, तो वो भी तो डिस्टेंस सेम है, तो क्या है, मास भी सेम, डिस्टेंस भी सेम। ठीक, तो फोर्स तो वही लगाएगा ना। अब इसका भी जो एंगल बनेगा थीटा बनेगा ना, क्योंकि ये एक तरीके से क्या बन गया, कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। चाहे ऐसे, ये देखिएगा ये पॉइंट पी है, चाहे इस पॉइंट को ज्वाइन करो, चाहे ऐसे ज्वाइन करो, ये क्या है, कोन है। और कोन जो होता है सेंटर वाली लाइन के साथ हमेशा एंगल कितना बनाता है, सेम बनाता है। कोन की एजेस जो होती हैं ये वर्टिकल के साथ, देखिएगा मैं बना रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, एक दैट इज सिंपल। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा और देख लो। अब देखिएगा यहां से देखिएगा, ये देखिएगा
मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये लाइन है, यस, ठीक, जो कोण बन रहा है यहाँ पे चारों तरफ, और ये एंगल क्या हो रहा है, सेम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, एक सर्किल है, और ऊपर क्या है, सेंटर के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, सेम होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ये चीज थोड़ा थोड़ा समझना है, यही मेन पॉइंट है। तो अब हम कह सकते हैं फोर्स बिटवीन डीएम एंड एम, ठीक, फोर्स कितना है, पहले तो फोर्स की बात करो, फोर्स इज टू डीएफ इज टू जी डीएम एम बाई आर स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दैट इज टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, क्लियर, इसका स्क्वायर करो, रूट हट गया, तो ये डीएम आ गया। अब डीएम जो होगा वो किसकी वजह से, डीएल की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं, और इसका कौन सा कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, डीएफ कॉस थीटा, देखिए इस डीएफ का इधर का कंपोनेंट क्या होगा, डीएफ कॉस थीटा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा बच्चों, दैट इज डीएफ साइन थीटा होगा, यहां पे भी इस डीएफ का एक कंपोनेंट क्या होगा, डीएफ कॉस थीटा होगा, ठीक, और एक वर्टिकल कंपोनेंट डीएफ साइन थीटा होगा। तो आप देख रहे हो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल है एंड अपोजिट है, तो ये तो कट जाएंगे ना, काट दो, फिर क्या है, जो कट रहा है उसको तो काट ही देना चाहिए, टंटा खत्म होता है, ठीक है, मुसीबत खत्म। तो ये आपको समझ में आएगा कि इसका भी डीएफ कॉस थीटा और इसका भी, इस डीएफ का भी डीएफ कॉस थीटा, सब क्या है, सेंटर की तरफ लग रहा है, अलोंग द एक्सिस सेंटर की तरफ लग रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, नाउ वी कैन से नेट फोर्स ऑन एम ड्यू टू कंप्लीट रिंग, बहुत सिंपल सा है, कंप्लीट रिंग की वजह से भी तो निकाल लेंगे, तो करना क्या होता है, बस सब तो आपको आइडिया लग गया, डीएफ करते हैं, डीएफ इज टू जी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट है ना, चलो कॉमन ले लें, ठीक है, तो दैट इज दिस, लेकिन अब तो आपको कॉस थीटा लेना पड़ेगा ना भाई, मेरे भूलना नहीं है, अब क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएफ साइन थीटा क्या हुआ, कैंसिल हो गए, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, डीएफ कॉस थीटा लेना पड़ेगा, ठीक, मैं सबको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, तो दैट इज, थोड़ा सा लिखने की जगह हो जाती, आराम से लिख सकेंगे हम लोग, है ना, तो सॉल्व करना है और भी चीजें करनी, ठीक, तो दिस इज इक्वल टू, तो ये आप जरूर लिखिएगा एग्जाम में कि वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल ईच अदर एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल सपोर्ट ईच अदर, इसके मार्क्स होते नहीं, ठीक है, बोर्ड में इस चीजों के मार्क्स होते हैं, बोर्ड पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कंपटीशन में चल जाता है, आप डायरेक्ट करोगे कुछ दिन बाद एक लाइन में भी कर सकते हो। सो दैट इज नेट फोर्स ऑन एम ड्यू टू कंप्लीट रिंग, तो यहां पे दैट इज इक्वल टू डीएफ कॉस थीटा, ये आपका आ रहा, और डीएफ कॉस थीटा को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट कराना है, तो हम चलो अभी थोड़ा सा इजी सा कर लेते हैं, डी एम एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हुआ, कॉस थीटा हो गया। अब कॉस थीटा तो वहां पे बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, फिर से बना देते हैं, बेस कितना था, एक्स, हाइपोटेनस कितनी थी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंगल कितना था बच्चों, थीटा, ठीक, ये आपकी आर थी, ध्यान है, सब कुछ याद रखिएगा। सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी डी एम एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा बच्चों कितना होगा, एक्स अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक, तो 1 और 1/2 3/2 हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ। सो दैट इज इक्वल टू, ये चीज जो आपकी आती है, दिस इज इक्वल टू जी एम, एक्स भी कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एक्स भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स वेरी नहीं कर रहा है, ठीक, सेंटर से पॉइंट की पोजीशन नहीं वेरी कर रही, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी आपका वेरी नहीं कर रहा है, 3/2, और इंटीग्रल ऑफ डीएम है ना, अब कुछ लोग इसको और भी सॉल्व तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन हकीकत देखो तो यार यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों, है ना, तो इसका मास कितना है, डीएम, अरे नहीं उतनी लेने का, ये सेगमेंट ले लेंगे, इसका मास भी क्या होगा, डीएम, इसका मास भी क्या होगा, डीएम, ऐसे सबका मास क्या होगा, हर सेगमेंट का कितना होगा, डीएम 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 डीएम, ठीक, जब सारे का सेगमेंट का डीएम होगा तो भैया टोटली तो रिंग ही तो है, और रिंग का मास कितना है, रिंग का मास तो एम है ना, तो लिख लो यार, फिर क्या दिक्कत है। सो दैट इज इक्वल टू जी एम एक्स
अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू एम। बस हो गया, ज्यादा होता है, लिख लो इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू एम, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। तो इंटीग्रल डीएम इज इक्वल टू एम। तो फाइनल आपका आंसर क्या आएगा? फाइनल आपका आंसर क्या आएगा? तो दैट इज फाइनल आंसर जो एफ आपका निकला, कंप्लीट एफ इंटीग्रल डीएफ कॉस थीटा जो आपने किया था, ध्यान से भूलना नहीं होता। So that is equal to gmmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकला ना? ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ना, तो आप इसको नोट कर लो यार, सोचने नहीं है। dgmm इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यहां तक क्लियर हो। अब देखो इस बात को भी समझते हैं, इसको भी थोड़ा सा और अच्छा एलिब्रेट करते हैं। ये फॉर्मूला आ जाता है, इसके ऊपर बड़ी एनालिसिस लोगों ने करी हुई है, ठीक है, बुक्स में बहुत एनालिसिस लिखी हुई है, ठीक है, और ये जरूरी भी होती है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे करने का टाइम नहीं मिलता, बोर्ड में ही नहीं मिलता भाई। कंपटीशन की तो बात ही छोड़ दिया है में, है ना। तो आप जितनी प्रैक्टिस करते हो चीजें आपके अंदर होती हैं, ठीक है, आपको मतलब वहां पे कोई ट्राई नहीं करना पड़ता, आप प्रैक्टिस इतनी करके जाते हो कि वहां सिर्फ आप फटाफट चीजें आपके अंदर आती रहती हैं और आप लिखते रहते हो, ठीक है। तो यहां पे पॉइंट हम ले रहे हैं कि केस हम बना लेते हैं, केस फर्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ भाई? ये पॉइंट था ना, ये सेंटर था ना, ये पॉइंट था, ये मास रखा हुआ, ये रिंग है अपनी। अब ये x होता ना, अब x 0 का मतलब ये उठ करके कहां आ गया? सेंटर पे आ गया। तो यहां से बड़ी मजेदार बात निकलती है, तो फोर्स कितना आ गया? x 0 भाई, न्यूमरेटर में 0 से मल्टीप्लाई करो भाई, सब कुछ क्या आता है? 0 आता है। अरे बड़ी मजेदार, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था। अब आप पूछोगे सर आप कितने एक्साइटेड हो गए, कैसे कह रहे हो कि यही तो चाहिए था? मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बात बताओ भाई, ये आजमा लेते हैं। अब देखिए हमने प्रूफ नहीं करना, हमें कहते हैं यार होता है अर्थ का सेंटर मास का है, तो आप कहोगे सर अर्थ का सेंटर मास तो सेंटर में, सेंटर ऑफ मास यही है सेंटर, ठीक हो। हमने चलो भाई आप मान लेते हैं, आप यहां खड़े, चलो आप ही को खड़ा कर देते हैं, बॉडी वॉडी नहीं खड़ा करते, आप यहां खड़े, ठीक। तो आपकी भी डिस्टेंस कितनी है? दैट इज आर, या दिस इज इक्वल टू एक्स, वेरिएबल की डिस्टेंस तो एक्स ले लेते हैं, ऐसे तो आर। अब आप इसके अंदर उतरते हो, टनल बना देते हैं, कट। अब इस टनल में सीढ़ियां भी लगा देते हैं, आप सीढ़ियों से उतरते हो, कट नीचे आ जाते हो। अब अगर आप सीढ़ियों से उतरते हो, नीचे कट आ गए, सेंटर पे पहुंच गए, तो भाई आप तो यहां सेंटर पे खड़े हो गए। और अगर आप सेंटर पे खड़े हो गए तो बच्चों क्या हुआ? एक्स कितना हो गया? 0 हो गया, और एक्स 0 हो गया तो आप पे फोर्स कितना हो गया? 0। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आपके सेंटर पे फोर्स 0 होता, फोर्स ही 0 होगा तो आपके सेंटर पे ग्रेविटी भी 0 होगी भाई मेरे। फोर्स 0 है यानी कि ग्रेविटी भी 0 है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज जो आपकी है, तो है ना, मजेदार गेम। तो अगर x इक्वल टू 0 है तब क्या है? फोर्स 0। अब केस 2 ले लेते हैं भाई, है ना, केस 2 ले लेते हैं। इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, भाई इनफाइनाइट तो होता नहीं है ना, इसलिए हम लोग टेंड्स टू लगाना होते हैं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब देखते हैं क्या होता है। तो f इज इक्वल टू gmm, अगर आप इसको इनफाइनाइट बना दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? इनफाइनाइट पे जाके फोर्स होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा यार। इनफाइनाइट पे क्या होगा? ये पॉइंट मास एक तरीके से हो जाएगा ना, ये पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेगा, और यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस जो आपकी थी, ध्यान से ये आर था, ये था अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थी ना। अब आप दूर करते जा रहे, बहुत दूर ऐसे अब पॉइंट ले गए। अब पॉइंट, अब आपका रिंग क्या होगी? इतनी इजी दिख रही, आपको रिंग ये दिख रही है ना, पॉइंट मास की तरह हो गई ना, क्योंकि आप बहुत दूर खड़े हो गए। जैसे अब दीवार में क्या बनाओ? एक सर्किल बनाओ, उस दीवार में सर्किल बना के आप बहुत दूर खड़े हो गए, तो आपको क्या लगेगा? दैट इज पॉइंट मास। तो पॉइंट मास लग रहा है ना, कोई समस्या नहीं। अब जब ये लग ही रहा है तो यार ये उठ करके ये पॉइंट उठता नीचे ही गिरता जाएगा और यहीं तो आ जाएगा, यानी दैट इज इक्वल टू एक्स। इसको आप स्मॉल आर कहते, कुछ समस्या ही नहीं है ना। मजेदार चीज
कि अब कोई प्रॉब्लम बची नहीं है कि ये चीज लाइन टक 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 नीचे गिरती रहेगी। और जब ये x इज टू आप हो जाएगा और तो फिर तो आप फॉर्मूला लगाओगे यार एक्स स्क्वायर। अब ये सब दुनियादारी क्यों लिखोगे यार? लिखोगे पॉइंट मास के लिए तो लिखते ही नहीं ना। जी एम एम वाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने एक्स लिख दिया, तो चाहो आप आर लिखो चाहो आप एक्स लिखो। और एक्स अगर इनफाइनाइट हुआ तो भी फोर्स कितना हुआ? जीरो हो गया। तो दो चीजें बहुत समझ में आती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे जीरो है? इनफाइनाइट पे। अरे वाह, इनफाइनाइट मिलता नहीं, इनफाइनाइट पे जीरो। देखा, इनफाइनाइट पे फोर्स जीरो है और अर्थ के सेंटर पे जीरो। दो अलग अलग। अर्थ के सेंटर पे क्या है? क्योंकि इफेक्टिव मास है ही नहीं। कायदे से देखा जाए सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो सिर्फ समझने के लिए था। इफेक्टिव मास तो कुछ बचे ही नहीं भाई, अंदर घुस गए। मास कहाँ है? इफेक्टिव ये सर्किल है एक तरीके से, है ना। और यही इसके सर्किल के अंदर में सर्किल होंगे बहुत सारे छोटे छोटे इनफाइनाइट। ठीक है, वहीं पे आप खड़े हो गए तो डिस्टेंस कुछ बची नहीं। ठीक है, तो कहां से कोई भाई जो भी लगाता है वो बाहर वाले फोर्सेस लगाते हैं, आपको बाहर वाले मासेस लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर वाले पार्टिकल्स लगा रहे हैं, जो आप अंदर ही घुस गए तो फिर कोई फोर्स नहीं लगा। एक तो इनफाइनाइट पे क्या हुआ? जीरो। और एक अर्थ के सेंटर पे भी आपने देख लिया कितना मिला? जीरो मिला। अब दूसरी और बात भाई, तो कहीं ना कहीं दो जगह आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है सर, आप कह रहे हो कि एक यहां पे जाकर के इनफाइनाइट पे जीरो हो रहा है, ठीक, क्लियर। तो माइनस इनफाइनाइट पे भी जीरो होगा, अर्थ के सेंटर पे भी जीरो होगा, ये बात भी क्लियर हो गई। तो फिर बढ़ेगा ना, तो कहीं तो कुछ होगा ऐसा, ठीक। तो हम देखते हैं कहां से क्या क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है, क्या अर्थ के सेंटर और बाकी बात क्या सिचुएशन बनती, तो हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये दैट इज केस वी नो, हमको पता है फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू जी एम एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, हमें मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की चाहिए ना। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है भाई, है ना, उसको हटाते हैं, है ना। तो हमें वैसे तो कायदे से क्या करना था? हमें तो कायदे से करना था df by dx is equal to 0, ऐसे तो करना था ना, df by dx is equal to 0। भाई मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन दोनों ही है, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकलती है, मिनिमम भी निकलती है, ठीक है, ये मैथ्स में आप लोग पढ़ चुके हो। तो दैट इज इक्वल टू gmm x अपॉन दिस। तो हम सिर्फ और सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये दैट इज x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट मानना है ना, बस, तो बस कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये न्यूमरेटर, ये क्या है? डिनोमिनेटर। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग? जैसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा नीचे वाला, ये क्यूब हो जाएगा। डिनोमिनेटर को सबसे पहले एज इट इज रखते हैं 3/2, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा? 1, माइनस लगा देंगे बच्चों, ठीक। फिर क्या करेंगे? एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, ठीक। तो इसका कितना आ जाएगा? 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होगा? 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपको पता है कि ये इधर जाएगा और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के ये फैक्टर तो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो दैट फैक्टर बिकम्स एलिमिनेशन, ठीक। तो उसको छोड़ ही देते हैं, जो खत्म हो रहा है उसको जाने दो। सो दैट बिकम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3x/2, है ना, और ये 2x और आ गया इधर वाला, ये 3x/2 और ये 2x ये आ गया, और 2x ये आ गया, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब 2 से 2 को पढ़ा दो भाई, है ना। सो दैट इज इक्वल टू, अब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को कॉमन लेकर के काट दोगे, तो जब कॉमन लोगे तो यहां पे आ जाएगा 1। सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लेते, कोई समस्या नहीं।
तो दैट इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। तो ये पॉइंट आता है, और इस पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई 2 पे फोर्स वुड बी मैक्सिमम। रिंग के केस में फोर्स वुड बी मैक्सिमम। अब देखिएगा बहुत मजेदार इसका ग्राफ आता है। अब हमें यह पता चल गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई 2। तो ये मैं अगर ये रिंग बना लेता हूं बच्चों, है ना, बना लो भैया, आप भी बना लो साथ साथ, है ना, और इसको मैं कह देता हूं प्लस x एक्सिस एंड दैट इज माइनस x एक्सिस। तो सेंटर पे आपने क्या बताया, 0 होगा। चलो अब जैसे जैसे आप इधर क्यों जाते हो, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, इधर होती है, नहीं होगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, सेंटर इधर। अब इधर से अगर आप इधर आओगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लोगे तो अपोजिट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेंटर पे जो इसका अपना सेंटर था, जिसको मैं शायद सी कह रहा था, तो सी पे कितनी थी, 0। तो यहां पे 0 है, और ये धीमे 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 बढ़ता गया, बढ़ता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, और फाइनली एट इनफाइनाइट दिस बिकम्स 0। क्लियर हुआ। इसी तरीके से यहां भी बड़ा 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 मैक्सिमम वैल्यू लिए, फिर क्या हुआ, कम होता जाएगा। तो यहां पे ये जहां पे मैक्सिमम होता है, इसको हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू r बाई रूट 2, और ये वाला जहां पे होता है इसको मैंने लिखा x इज इक्वल टू माइनस r बाई रूट 2। बहुत इजी हो गया, है ना, कोई समस्या नहीं। ठीक, ये यहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक, ये यहां पे मैक्सिमाइज हो रहा है, सेंटर में कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम और अच्छा सा बन जाएगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा जगह कम थी, ठीक है, चलता है। ठीक, इनफाइनाइट में जाके क्या हो गया, 0 हो गया। अब आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी तो निकाल सकते हो ना, हमको पता है। तो एफ मैक्स फॉर एफ मैक्स पुट एक्स इज इक्वल टू आर बाई रूट 2 इन फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला में प्लेस करना है, वही जो हमने निकाला था। कौन सा फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू जी एम एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इस पे प्लेस कर दीजिएगा भाई, आपको तो एफ मैक्स मिल जाएगा, कोई सोचना ही नहीं पड़ेगा, इतना तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, तो दैट इज पॉइंट, बहुत अच्छा सा पॉइंट है, तो इसको आप कर लो। ठीक है, तो रिंग को आप लोग समझ में आ गया कैसे क्या है, बहुत बेसिक सा है, कुछ मुश्किल नहीं। वेक्टर ही वेक्टर लगता है मोस्टली, है ना। फोर्सेस जहां कहीं भी हो तो अपने दिमाग में बढ़ा लीजिए कि वेक्टर तो होगा ही होगा, पॉजिटिव नेगेटिव को कंसिडरेशन में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कंपटीशन में जा रहे हो तो बिल्कुल डेफिनेटली याद रखना, वैसे भी हमेशा याद रखना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर में तो पॉजिटिव नेगेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कोई स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, तो दैट इज गुड। तो आज हम लोग इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो ओके बाय।